तो आइए इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्वालिफाइंग एसेट किसे कहता है? एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियाज 23 द क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट टू टेक सब्सटेंशियल, जो हमने पहले बताया था कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज़। अब रेडी फॉर इट्स यूज़ और सेल, यूज़ में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं हमने पहले बताया था। हम इसका यूज़ कर सकते हैं, मान लो सपोज और बिल्डिंग बनाया तो बिल्डिंग का यूज़ हम पीपीई में कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरह, जिसे हम बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं या अपना पर्सनल यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना प्रोफेशनल के लिए यूज़ कर सकते हैं उस बिल्डिंग का इस्तेमाल। या फिर दूसरा है उसका यूज़ हम किस में कर सकते हैं, उस बिल्डिंग को बना के लेट आउट कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है, मान लो कोई डीएलएफ वाला बंदा बिल्डिंग को बना करके सेल कर सकता है, एज ए इन्वेंट्री रख करके क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। तो ये बताया था हमने क्या क्वालिफाइड एसेट के बारे में। तो फॉलोइंग एसेट में टेक टाइम फॉर देयर प्रोडक्शन। अगर क्वालिफाइड एसेट, अगर कोई भी एसेट अगर या फिर एक्विजिशन करने में या फिर प्रोडक्शन करने में या फिर कंस्ट्रक्शन करने में टाइम लगे तो उसे क्वालिफाइड एसेट कहेंगे। जैसे मैंने बिल्डिंग बता दिया, पावर जनरेशन पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट अलग अलग साइड में हम क्या करें, पावर जनरेशन के प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें टेक टाइम लगेंगे। हम इन्वेंचरीज कर रहे हैं, जैसे कि पेटेंट का था, इंटेंजिबल एसेट का था, उसको वो करने में काफ़ी क्या कर रहा है, डेवलपमेंट फेज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो भी क्या है, हमारा क्वालिफाइड एसेट है। द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन IAS 23। इट्स क्लियरली बेस्ड ऑन जजमेंट एंड सर्कमस्टांसेस। हाउएवर AS 16 जो कि हमारा IPCC में था, क्लियरली डिफाइन करता था कि 12 महीने और सब्सटेंशियल टाइम। अब आ जाइए यहाँ पे। अब मैंने जहाँ तक बात करी थी अभी तक इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री क्या इन्वेंट्री भी हमारा क्वालिफाइड एसेट है? ये हमें सवाल पूछना था कि क्या हमारे पास जो इन्वेंट्री है क्या ये क्वालिफाइड एसेट है या नहीं है। हम कैसे पता करेंगे क्वालिफाइड एसेट इन्वेंट्री की नहीं? दो चीज़, अगर इन्वेंट्री में अगर वो कोई इन्वेंट्री बनने में टाइम टेकिंग एक्टिविटी ले रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ प्लस एंड बोला है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये भी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ये भी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और लार्ज वॉल्यूम या रिपीटिटिव बेसिस पे कोई सामान या फिर वो प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। दो चीज़, टाइम टेकिंग एक्टिविटी होनी चाहिए और लार्ज वॉल्यूम में नहीं बनना चाहिए, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम में नहीं बनना चाहिए। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वाइन और लिक्कर का। अगर कोई रेस्टोरेंट में जाओगे तो रेस्टोरेंट में जो वाइन लेते, जो रेस्टोरेंट में जो वेटर आता है वो आपको मेन्यू कार्ड देता है, उसमें लिखा रहता है कि शराब जो होता है, वाइन जो होता है, कितनी पुरानी है। क्या वो 6 महीने पुरानी है या 8 महीने पुरानी है या 12 महीने पुरानी है या 12 साल पुरानी है या 60 महीने पुरानी है, ऐसे उसमें लिखा रहता है। उसके प्राइस के सामने ऐसा कुछ लिखा रहता है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं इसके बारे में तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वाइन और लिक्कर के बारे में तो आपको ये पता होगा कि जितनी ज़्यादा ओल्ड होगी वाइन या शराब जो होगी, जितनी बिल्कुल पुरानी होगी उसकी प्राइस का भी उतना ही ज़्यादा वो होगा, प्राइस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो वाइन और लिक्कर का प्राइस भी उतना ज़्यादा होगा। तो अब ये एक सवाल आता है कि मान लो वाइन और लिक्कर तो है, लेकिन क्या ये क्वालिफाइड एसेट के उसमें कैटेगरी में आ रहा है, वाइन और लिक्कर, ठीक है। अब इसका ये है, तो सपोज करो कि 12 साल पुरानी शराब है, ये क्या है, सब्सटेंशियल टाइम ले रहा है इसमें, इसको बनाने में। हाँ, सब्सटेंशियल टाइम लगता है, किसी भी शराब को बनाने में बहुत समय लगता है। कोई बना तो दी हमने शराब, लेकिन उसको कई सालों तक जितनी पुरानी शराब रहेगी उतना ही मज़ा है उस शराब में। तो इसमें क्या है, ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी ले रही है, इट्स अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी। इसको बनने में काफ़ी लंबा समय लग रहा है, लेकिन बट क्या ये हमारा पहला कंडीशन टाइम टेकिंग एक्टिविटी है? हाँ भैया सर, जो वाइन लिक्कर है बनने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन क्या इसको लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता है, लार्ज वॉल्यूम में? हाँ, लार्ज वॉल्यूम में इस जो वाइन और लिक्कर को है काफ़ी लार्ज वॉल्यूम में बनाया जाता है। सपोज़ करो कोई कंपनी है, कंपनी ने एक ही कंपनी की ब्रांड की जो शराबें कई सारी बना दी, कई सारे लॉट में बना दी और उसी की सप्लाई पूरे वर्ल्ड में कर दी, अलग अलग कंट्री में वही वाइन अलग अलग कंट्री में सप्लाई हो रहा है।
तो बना तो भी इसने लार्ज वॉल्यूम में, ठीक है, लेकिन ये टाइम ले रहा है, लेकिन हमारा जो कंडीशन था वो फुलफिल नहीं हुआ। ये लार्ज वॉल्यूम में बन रहा है, हमारा कंडीशन क्या है कि लार्ज वॉल्यूम में नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए ये वाइन और जो लिक्वर है ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा क्वालिफाई एसेट नहीं है, ये हमारी क्वालिफाई एसेट की कैटेगरी में नहीं आता। अगर हम कोई बोरिंग कॉस्ट लेते हैं वाइन और लिक्कर के लिए तो ये हमारा क्वालिफाई एसेट नहीं है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमारे कहाँ आएगा, P&L में चार्ज होगा, ना कि वाइन और लिक्कर की इस एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। आया बात समझ में आपको? समझ, ये पॉइंट तो हो गया। चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे और भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया इन्वेंट्री के बारे में, अभी जितने भी पॉइंट चल रहे हैं इन्वेंट्री के बारे में ही चल रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री के बारे में पहले बता दिया आपको मैंने, 2 पॉइंट इन्वेंट्री के बारे में बता दिया, ये तीसरा पॉइंट है इन्वेंट्री के बारे में, ठीक है। आइए समझते हैं, 1 मिनट वेट सेकेंड। थर्ड पॉइंट, सपोज़ करो अगर कोई भी, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने कैलकुलेटर लेकर गया, कैलकुलेटर लेकर के वो जो कंपनी कैलकुलेटर वाली, उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा है, और जहाँ मार्केट में जाओ, मार्केट में जा कर के उस कैलकुलेटर को ले लो, क्या उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा? नहीं लगा, वो तो ऐसे ही कुछ समय में बन जाता है, 1 या 2 दिन में बन जाता है। तो वो हमारे लिए क्या है, वो क्वालिफाई एसेट नहीं है। चेयर ले लो, कोई भी नॉर्मल इन्वेंट्री जो होता है किसी बिजनेसमैन वाले के लिए, मतलब क्या है, वो इन्वेंट्री है, वो नॉर्मली क्वालिफाई एसेट नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शनल केसेस है जिसे यहाँ कहा जाता है एक्सेप्शनल इन्वेंट्री। क्या कहा जाता है? एक्सेप्शनल इन्वेंट्री कहा जाता है। आइए कुछ ऐसी एक्सेप्शनल इन्वेंट्री है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि अदर देन एक्सेप्शनल इन्वेंट्री की, जो कि अदर देन नॉर्मल रूटीन नेचर, जो रूटीन नेचर की नहीं है, अलग है, जो नॉर्मल रूटीन नेचर की नहीं है, अलग है, जिसको बनाने में क्या लगता है, काफ़ी समय लगता है, सब्सटेंशियल टाइम लगता है, टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। आइए समझते हैं। सपोज़ करो कि DLF है, जो मैंने तो आपको पहले एग्जांपल दिया था कि DLF है, DLF की बिल्डिंग को बनाने में कितना समय लगता है? अभी बताइए, DLF की बिल्डिंग अगर कोई बनाता है तो वो कैसे बनाता है? एक पूरा प्रोजेक्ट लेता है, पूरा 1200 फ्लैट का, 1200-1500 फ्लैट का, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है ये। तो ये जो DLF के लिए ये जो बिल्डिंग बनाना है, क्या है ये? क्या इसकी एसेट है क्या? नहीं, ये क्या है, इसकी इन्वेंट्री है कि नहीं? अभी सोचिए, तो क्या ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी है? ऑफकोर्स ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी, इसको बनाने में काफ़ी समय लग रहा है, तो ये क्या है? ये एक क्वालिफाई एसेट है। दूसरा पॉइंट, सपोज़ करिए एक हेलीकॉप्टर है, मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, ठीक है। अब हेलीकॉप्टर चाहिए या फिर कोई एयरक्राफ्ट चाहिए, तो क्या वो आप ऐसे ही कैसे, जैसे कार की शोरूम होती है, कार रहते हैं वहाँ पे, तो हेलीकॉप्टर उसके लिए भी मैं जाऊँगा तो वहाँ क्या शोरूम होगा? ऐसा कोई शोरूम नहीं है। इसको जो मालिक को एक ऑर्डर देना पड़ता है, कि उसको बताना होता है कि हाँ भैया हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, इस टाइप का हेलीकॉप्टर चाहिए, इस ब्रांड का हेलीकॉप्टर चाहिए, और इसमें ये फीचर होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें ऑर्डर करना पड़ता है। तो वो जो मालिक होता है, वो जो बनाने वाला होता है, वो बोलता है ठीक है आप 6 महीने बाद आइए या 12 महीने बाद आइए, ये आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह का इसको ऑर्डर देकर बनाना पड़ता है, ये ऐसे शोरूम में नहीं रखा रहता। तो ये भी क्या है, एक क्वालिफाई एसेट है, क्योंकि इसको बनाने में क्या लग रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है। प्लस क्या था, क्या ये लार्ज वॉल्यूम में बनते हैं? नहीं, कुछ ही लोग होते हैं जो हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हैं प्राइवेट के लिए या फिर पब्लिक के लिए। समझे? तो फिर ये क्या है, इसकी दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। पहली ये कि ये क्या है, लार्ज क्वांटिटी में नहीं बनता, प्लस इससे में क्या है, सब्सटेंशियल टाइम लगता है इसको बनाने में। इसी तरह दूसरा एग्जांपल फरारी कार है, मान लो। क्या ये फरारी कार क्या आम कार की तरह शोरूम में होती है क्या? नहीं, शोरूम में कहाँ भैया, शोरूम में तो वही नॉर्मल कार मिलती है। फरारी कार तो लग्जरी कार है, एकदम लग्जरी कार है ये। इसको आम बंदा तो खरीद ही नहीं सकता, करोड़पति बंदा ही खरीद सकता है, तो ये लग्जरी कार होती है। तो ये शोरूम में ऐसी पड़ी बड़ी नहीं रहती है, इसको बनाना ऑर्डर देना पड़ता है।
कि एक गोदाम में उसको बनाया, कई सारे कार, जैसे नॉर्मल एक कार को बनाया जाता है तो कार को बना के किसी गोदाम में रख दिया जाता है, फिर वहाँ से निकाल करके सेल किया जाता है। लेकिन फरारी कार ऐसा नहीं है, इसको पहले, ये लग्जरी कार होती है, कुछ गिने चुने कस्टमर ही आते हैं तो इसको ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर दे करके इसको बनाने में वक्त लगता है, कस्टमाइज़ किया जाता है। तो फिर ये भी क्या है, एक तरह का ये भी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहला क्या, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ कि लार्ज क्वांटिटी में और रिपीटेटिव बेसिस पर इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। तो ये भी क्या है, एक क्वालिफाइड एसेट है। तो इसी तरह मैंने आपको बता दिया, एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, फ्लाई कार हो गया, शिप्स हो गए, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, ये भी क्या है, हमारा क्वालिफाइड एसेट है। सपोज़ करो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग दो चीज़ों के लिए काम आ सकती है, या तो मैं परचेज़ कर सकता हूँ या फिर मैं इसको कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर सकता हूँ। अगर मैं अगर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाता हूँ तो इसको बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो ये क्या क्वालिफाइड एसेट है। लेकिन अगर मैं बिल्डिंग परचेज़ करने जाता हूँ तो बना बनाया होगा, रेडी टू यूज़ होगा, जाओ खरीदो और रह लो उस घर में, तो क्या ये क्वालिफाइड एसेट है? आंसर इज़ नो, क्वालिफाइड एसेट नहीं है। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूँ प्लांट एंड मशीनरी का, अब ये प्लांट एंड मशीनरी, इसका देखते हैं एग्जांपल क्या है। अब इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी का भी है, या तो हम प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर या इसमें एक्वायर में भी दो चीज़ें हैं, या तो हम एक्वायर इन इंडिया से कर सकते हैं या फिर आउटसाइड कंट्री से कर सकते हैं, मान लो USA से कर सकते हैं, ठीक है। या तो प्लांट एंड मशीनरी हम इंडिया से कर सकते हैं या तो USA से कर सकते हैं। अगर इंडिया से लिया तो क्या इसमें क्या टाइम लगेगा? नो टाइम, क्योंकि इंडिया से अभी मार्केट में जाओ, मार्केट में अगर वो चीज़ को खरीद ले तो क्या क्वालिफाइड एसेट है? आंसर इज नो। लेकिन जो अगर हम बाहर से खरीदेंगे, अगर आउटसाइड, अगर बाहर कंट्री से अगर खरीदेंगे क्या, तो क्या ये प्लांट एंड मशीनरी क्वालिफाइड एसेट होगा? जी हाँ होगा, क्योंकि इसको खरीदने में, इंपोर्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स, वो पेपर वर्क करने में टाइम लगेगा, ठीक है, पेपर वर्क करने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, कुछ ड्यूटी चार्जेस देने होते हैं, वो देना पड़ेगा। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, और जब टाइम टेकिंग है तो क्या लग जाएगा, ये भी क्या है, क्वालिफाइड एसेट की कैटेगरी में आता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब यही एक चीज़ हम दूसरी चीज़ पे पढ़ते हैं कि आपने ये बात सुनी होगी कि बायोलॉजिकल एसेट्स आर नॉट क्वालिफाइड एसेट, ठीक है। ये आपने सुना होगा कि बायोलॉजिकल एसेट जो है क्वालिफाइड एसेट नहीं होती, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट क्वालिफाइड एसेट नहीं होती, किस तरह नहीं होती, आइए समझते हैं। जो बायोलॉजिकल जो एसेट होते हैं वो इंड एयर्स 41 कवर करता है। इंडिया कौन सा कवर करता है? 41 कवर करता है। इसलिए ये अब जो बायोलॉजिकल एसेट है ये हम कहाँ पढ़ेंगे? इंडिया 41 में पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि ये क्या है, ये क्वालिफाइड एसेट नहीं होता, तो ठीक है, इस चैप्टर में इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो ये जो बायोलॉजिकल एसेट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है लिविंग एनिमल और एक होता है लिविंग प्लांट। अदर देन बियरर प्लांट। अब लिविंग प्लांट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लिविंग प्लांट क्या होता है? लिविंग प्लांट वो जो, मान लो अगर मुझे कोई पोल्ट्री करना है, पोल्ट्री फार्मिंग करना है, पशुपालन करना है, या फिर किसी भी तरह का मुर्गी, भेड़, बकरियाँ ये सब पालना, क्या कहलाता है? पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब इसमें एक पॉइंट बोला गया, तो इसको हम कहाँ डील करेंगे? इसको हम इंडियाज़ 41 में डील करेंगे। इसको कहाँ करेंगे? इंडियाज़ 41 में डील करेंगे। और इस लिविंग प्लांट को भी कहाँ डील करेंगे? 41 में डील करेंगे। अदर देन बियरर प्लांट, अदर देन बियरर प्लांट, तो यानी कि ये जो बियरर प्लांट है, क्या ये इंडियाज़ 41 का पार्ट है? आंसर है नो, क्योंकि अदर देन लिखा हुआ है। अदर देन लिखा है, इंडियाज़ 41 में क्या क्या कवर हो रहा है कि लिविंग एनिमल कवर हो रहा है और लिविंग प्लांट कवर हो रहा है। बायोलॉजिकल एसेट आर नॉट क्वालिफाइड एसेट। बायोलॉजिकल एसेट क्या क्या होता है? ये लिविंग एनिमल होता है, लिविंग प्लांट होता है। लेकिन बायोलॉजिकल एसेट क्या नहीं होता? बियरर प्लांट बायोलॉजिकल एसेट नहीं होता। क्या बोला मैंने? बियरर प्लांट बायोलॉजिकल एसेट नहीं होता। तो ठीक है, नहीं होता, तो फिर इसे हम कहाँ पढ़ेंगे? अगर ये बायोलॉजिकल एसेट नहीं होता तो इसे हम कहाँ पढ़ेंगे? अभी बता देता हूँ, रुक जाइए।
तो इसे हम कहाँ पढ़ेंगे, इंड AS 16 में पढ़ेंगे, ठीक है, इंड AS 16 में पढ़ेंगे। तो फिर सर लिविंग प्लांट में क्या डिफरेंस होता है और बेयर प्लांट में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए समझ लेते हैं। लिविंग प्लांट का मतलब होता है जैसे कि कुछ भी, जैसे वुड, लकड़ीज, वुड और घास है जिसे कहते हैं क्रॉप्स, ठीक है, वुड्स और क्रॉप्स। वुड्स क्या, जैसे कि सागवान के पेड़ या फिर किसी भी नॉर्मल पेड़ का पेड़ जिससे काटो और क्या कर लो, घास को काटो और उसका यूज़ कर लो। लेकिन बेयर प्लांट में क्या होता है, बेयर प्लांट का मतलब होता है, तो सर बेयर प्लांट क्या होता है, तो बेयर प्लांट होता है जैसे कि फ्रूट ट्रीज। इसको क्या करना होता है, जैसे वुड लकड़ी को तो काटा, घास को क्या है काटा, लेकिन इसमें काटने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसमें क्या होता है, जो फल होते पेड़ होते हैं वो सालों साल लगे हुए होते हैं और सालों साल क्या देते हैं, फल वल देते रहते हैं, फल देते रहते हैं। फल किस टाइप के फल, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, कोकोनट हो गया, और भी कई तरह के फल। तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं होती, जो फल ही होते हैं वही आउटपुट होते हैं और वही आउटपुट होते हैं। जबकि ये वुड और क्रॉप्स, इनको काट के आउटपुट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बेयर प्लांट होता है। तो क्या सर, अगर ये बेयर प्लांट अगर बायोलॉजिकल एसेट नहीं है तो इसका मतलब, तो इसे क्वालिफाई एसेट होना चाहिए? जी हाँ, ये क्वालिफाई एसेट में कवर भी होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि बेयर प्लांट बायोलॉजिकल एसेट नहीं है तो इसीलिए क्या है, ये क्वालिफाई एसेट में कवर आता है। तो बेयर प्लांट क्या होता है, क्वालिफाई एसेट क्या होता है। आइए अब इसकी, हमने ये सब पढ़ लिया, अब इसके क्या पढ़ते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था कि, ठीक है। अब हम यहाँ इसके नीचे आते हैं, द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल इज नॉट, ठीक है। मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बता दिया था, ये इन्वेंट्री, टाइम टेकिंग एक्टिविटी, लार्ज वॉल्यूम, वाइन और लिकर का। ये बायोलॉजिकल एसेट का भी एग्जांपल मैंने दे दिया। आर नॉट क्वालिफाइड इन डेज 41 लिविंग एनिमल और लिविंग एनिमल अदर देन बेयर प्लांट, और जिसका वुड और क्रॉप्स और फ्रूट और ट्रीज का एग्जांपल मैंने दिया आपको, ठीक है। अब आइए इसका अगला, इसकी थ्योरी पे। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा। As per the provision of India's 20, the inventory which are produced in a shorter period of time should not be considered as a qualified asset। यानी कि अगर कोई चीज़ अगर शॉर्ट पीरियड में बन जाता है तो वो क्वालिफाई एसेट नहीं है। अगर कोई, इफ एन इन्वेंट्री टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बट इट इज़ प्रोड्यूस इन अ लार्ज वॉल्यूम एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस पे लार्ज वॉल्यूम में बनाया जाता है, रेगुलर बेसिस पे, देन इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्वालिफायर इवन दो इट इज़ अ टेकिंग सब्सटेंशियल टाइम, ठीक है, भले ही सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था वाइनल लिकर का, ठीक है। आइए नीचे, इट कैन बी सेड दैट द इन्वेंट्री कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाइड एसेट इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। पहला, इट शुड टेक अ सब्सटेंशियल टाइम और शुड नॉट बी प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। अब आपको पूरा ऊपर समझ में आ गया होगा। अब नीचे आइए, बायोलॉजिकल एसेट, जिसके बारे में, दिस एसेट मीन्स अ लिविंग प्लांट और अ लिविंग एनिमल, दिस आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS 23 एंड दिस एसेट सेट बी डिस्कस्ड अंडर AS 41, बट द बेयर प्लांट जैसे fruit trees, apple, mango, coconut, etc. are not covered under the definition of biological asset. So these plants can be covered under AS 23 as per the meaning of qualified asset. क्वालिफाई एसेट मैंने आपको बताया था कि लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल, जिसको हम डिस्कस करेंगे इन AS 41। जब मैं आपको इन AS 41 पढ़ाऊँगा तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। और ये बेयर प्लांट के बारे में, जब ये भी मैं आपको सब सारे इंडियस करवाऊँगा, आप चिंता मत करना। बेयर प्लांट की बोरिंग कॉस्ट को इंडेक्स 20, तो जो बेयर प्लांट की जो बोरिंग कॉस्ट होगा उसको इंडेक्स 23 क्या करेगा, कवर करता है। ये मैंने आपको बताया, बेयर प्लांट जो होते हैं वो इंडेक्स 23 कवर करता है और क्या करता है, इंडेक्स 16 भी कवर करता है। तो जो बेयर प्लांट की जो बोरिंग कॉस्ट होगा उसको कौन कवर करेगा, इंडेक्स 23 कवर करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब। इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, वक्त आने में। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है रिकॉग्निशन रूल। रिकॉग्निशन रूल, ये क्या रूल बताता है, अगर सपोज करो कोई बोरोइंग कॉस्ट है, अगर क्वालिफाई एसेट है
अगर कोई बोरिंग जो हमने बोरिंग कॉस्ट जो हमने बोरो किया है, कॉस्ट किस लिए किया है, क्वालिफाई एसेट के लिए करा है, तो आप उसको इंड एस 23 के हिसाब से क्या करो, कैपिटलाइज्ड करो। आई होप आपने समझ गए होंगे। अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट किया है, बोरो किया है, कोई भी लोन लिया है, लेकिन वो क्वालिफाई एसेट के लिए नहीं लिया, अपने लिए यूज़ करा है, किसी भी अदर पर्पस के लिए यूज़ करा है, या फिर आपने कोई बिजनेस पर्पस के लिए आपने उस लोन को लिया था, क्वालिफाई एसेट खरीदने के लिए नहीं, या फिर आपने जो लोन बोरो करा है वो आपने एज अ बिजनेस में वर्किंग कैपिटल लगा दिया, वर्किंग कैपिटल की तरह यूज़ कर रहे हो, तो भैया ये इंड एस 23 कवर नहीं करता। इसको ये इंड एस 23 बोलता है कि भैया इसको P&L में क्या करो, रिटर्न ऑफ करो। आया समझना आपको? तो आइए मैं आपको यहाँ थोड़ी समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने बताया रिकॉग्निशन। अगर बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाई एसेट के लिए यूज़ किया जाए तो इंड एस 23 में कवर होगा, उसको कैपिटलाइज करो। अगर बोरिंग कॉस्ट अदर बोरिंग आपने जो बोरो करा लोन, वो उस बोरिंग कॉस्ट का अपना अदर पर्पस के लिए वो लोन लिया, वो अदर पर्पस के लिए लिया उसके, या फिर आपने बिजनेस में यूज़ कर लिया, या फिर इसको एज अ बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की तरह यूज़ करो, तो उसको बोला गया उस कॉस्ट को आप P&L में रिटर्न ऑफ करो, क्योंकि आपने जो लोन लिया वो क्वालिफाई एसेट के लिए नहीं लिया। अगर क्वालिफाई एसेट के नहीं लिया तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा, और कैपिटलाइज नहीं होगा तो उसको कहाँ डालो, P&L में ही डालना पड़ेगा। एज पर प्रोविजन ऑफ इंड एस 23 द बोरिंग कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन, इसे आप सी कुछ भी बोल दीजिए, ACP बोल दीजिए, एक्विजिशन, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑफ अ क्वालिफाइड एसेट्स शुड बी कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट उसको उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बट द बोरिंग कॉस्ट विच इज़ नॉट इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइड एसेट, अगर आपने वो जो बोरो करा है उसको वो क्वालिफाइड एसेट के लिए नहीं करा, तो ऐसे केस में जो उसकी बोरिंग कॉस्ट है उसको आप कहाँ चार्ज करना पड़ेगा, आपको P&L में चार्ज करना पड़ेगा, दैट इज रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा इन P&L में, उस खर्चे को P&L में डालना पड़ेगा इन द सेम ईयर जिस ईयर आपने उस बोरिंग कॉस्ट को किया है। अब इस ऐसे केस में अब इसका क्या है, हमें जनरल एंट्री पास करनी होगी इसमें कुछ, ठीक है। आइए मैं इसको कुछ जनरल एंट्री पास करवाता हूँ, सीखते हैं कुछ जनरल एंट्री पास करना सीखते हैं। पहला कॉस्ट, अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट लिया है लेकिन किस पर्पस के लिए है, फॉर क्वालिफाई एसेट। अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट लिया है, बोरोइंग कॉस्ट आपने इनकार करी है, लेकिन किस लिए, आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, जो लोन लिया है उस बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, या फिर एज अ वर्किंग कैपिटल यूज़ कर रहे हो, या फिर अदर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, नॉट फॉर क्वालिफाई एसेट, तो तब क्या एंट्री होगी और तब क्या एंट्री होगी, आइए समझ लेते हैं। पहला क्या, हम ड्यू करेंगे इंटरेस्ट को। ड्यू कैसे करते हैं इंटरेस्ट को, ड्यू कैसे करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, ये ड्यू की है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन जैसी एंट्री होती है कि इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ गया और ये लोन की जो लायबिलिटी है वो बढ़ेगी। अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। सेकंड में क्या करेंगे, अब ये जो हमने बोरोइंग कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट का खर्चा है जो हमने ड्यू कर लिया, अभी इंटरेस्ट का खर्चा किस में ऐड होगा, अगर हमने क्वालिफाई एसेट के लिए यूज़ करा है तो वो कहाँ जाएगा, उस क्वालिफाई एसेट की कॉस्ट में बढ़ जाएगा। डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन इसका जो खर्चा है, जो इंटरेस्ट का खर्चा है, जो बोरिंग कॉस्ट का खर्चा है, ये कहाँ जाएगा, क्या क्वालिफाई एसेट में ऐड हो जाएगा, नहीं, कहाँ चल जाएगा, P&L में चल जाएगा। तो आया आपको समझ में आ गया, तो इसको तो कहते हैं बोरिंग कॉस्ट को कहाँ, क्वालिफाई एसेट में क्या कर देना, कैपिटलाइज कर देना। और इसमें क्या है, बोरिंग कॉस्ट को क्वालिफाई एसेट में कैपिटलाइज ना करके कहाँ कैपिटलाइज कर देना, P&L में कैपिटलाइज कर देना, रिटर्न ऑफ कर देना एक्चुअली। थर्ड पॉइंट क्या है, अब हम जो इंटरेस्ट का पैसा वो पेमेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट डेबिट तो बैंक, इसमें भी क्या है, इंटरेस्ट का पैसा हम पैसे पेमेंट करते हैं, लोन अकाउंट डेबिट
टू बैंक। यानी कि ये एंट्री नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल। जो एंट्री सीखने की थी वो ये वाली सीखने की थी कि अगर हम क्वालिफाई एसेट के लिए ले रहे हैं तो उस क्वालिफाई एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर हम क्वालिफाई एसेट के लिए नहीं ले रहे हैं तो उस बोरिंग कॉस्ट का खर्चा हम कहाँ डालना चार्ज करना पड़ेगा, P&L अकाउंट में आपको चार्ज करना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा। आइए हमने यही करा, ठीक है। ऊपर का आपने पढ़ लिया था, अब नीचे के आने कि अगर हमने बोरोइंग कॉस्ट लिया है फॉर क्वालिफाई एसेट के लिए तो बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन बीइंग द इंटरेस्ट मेड ड्यू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू ऑन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपने क्वालिफाई एसेट अकाउंट डेबिट, इसका क्या करा, जो भी बोरिंग कॉस्ट का उसमें आपने कैपिटलाइज कर लिया। इसका जो बोरिंग कॉस्ट का जो कि आपने वर्किंग कैपिटल एज ए बिजनेस के लिए यूज़ करा उसको आप कहाँ चार्ज कर रहे हो, P&L में चार्ज करो, और लास्ट में आपने लोन की पेमेंट कर दी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंड AS 23। यानी कि अब हम कॉन्सेप्ट नंबर क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया कि स्टेजेस क्या है एप्लीकेशन ऑफ इंड AS 23। ठीक, इंड AS 23 मतलब कैसे लगेगा, तो आइए इसके 3 स्टेजेस पढ़ते हैं। पहला है, ये तीनों कंडीशन है एंड, ठीक है, ये तीनों फुलफिल होने चाहिए। तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। पहला क्या है, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन सेकंड है क्या, स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 2 है, ये स्टेज फर्स्ट है, स्टेज 2। दूसरा क्या है, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। स्टेज 3 क्या है, सीसेशन, यानी कि कैपिटलाइजेशन कब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, सस्पेंशन यानी कि बीच में अगर काम रुक गया तो सस्पेंड करना पड़ेगा, और तीसरा क्या है, सीसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कि कैपिटलाइजेशन कब होना बंद हो जाएगा। तो पहला पढ़ते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में 3 चीज़ें बात बोली है कि स्टेज 1 में भी क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा। सॉरी, ये फोन डाला गया। स्टेज 1 में 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन, कंडीशन 1, यानी कि जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो शुड बी इनकर्ड आउट ऑफ बोरोड फंड, यानी कि जो आपने फंड बोरोड करा है, फंड बोरोड करके रख लिया, अब उसको खर्चा नहीं कर रहे यानी कि क्वालिफाई एसेट को ख़रीदने में यूज़ नहीं कर रहे, तो भैया आपको हम कैपिटलाइज करना नहीं देंगे। आपको कैसे, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आइए, यानी कि जो कैपिटलाइजेशन जो है, हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, कमेंसमेंट पढ़ रहे हैं, कमेंसमेंट ठीक, ऑफ क्या, कैपिटलाइजेशन, यानी कि कैपिटलाइजेशन होना कब स्टार्ट होगा, कमेंसमेंट कब स्टार्ट होगा, ये हम पढ़ रहे हैं। इस पॉइंट का, इस स्टेज 1 का पहला कंडीशन है ये, ठीक है। इस पॉइंट का पहला, कैपिटलाइजेशन कब शुरू होगा, कैपिटलाइजेशन कब शुरू होगा, पहला चीज़ जब हमने फंड बोरो कर लिया, लेकिन बोरो करने के बाद उसको खर्च भी तो करो, बोरो तो कर लिया लेकिन खर्च भी तो करो। कैसे, एग्जाम्पल से सोचो, एक बैलेंस शीट है जिसमें हमने लोन लिया 10% डिबेंचर एज 10 लाख रुपीज़, ठीक है। 10 लाख का हमने क्या ले लिया, लोन ले लिया। इस लोन का यूज़, अब ये क्या है, बैंक में पैसे भी तो आ जाएंगे, ठीक है, लोन ले लिया, ठीक है। अब इसका यूज़ हमने क्या कर लिया, क्वालिफाई एसेट को ख़रीदने में यूज़ कर लिया। क्वालिफाई एसेट कितने का, लेकिन ख़रीदा हमने कितना, 6 लाख का। कितने का लेता, हमने लोन लिया 10 लाख रुपए का, और उस 10 लाख के पैसे का हमने लेकिन यूज़ क्या करा, 6 लाख रुपये यूज़ करके 6 लाख उसको क्वालिफाई एसेट को ख़रीद लिया।
तो यहाँ बात यह है कि हमने फ़ंड लिया 10 लाख का, लेकिन हमने खर्चा कितना करा, इस फंड से हमने कितना यूज़ करा, 6 लाख रुपये यूज़ करा, लेकिन कितना अनयूटिलाइज करा, कितना यूज़ नहीं करा, 4 लाख रुपये यूज़ नहीं करा। तो इंडिया 23 कहता है भैया अगर आपने कुछ पैसे लिए हैं उस साल, जब आप फंड आपने लिया है तो उस फंड को यूज़ भी तो करो। लेकिन आपने फ़ंड लिया उस साल, आपने पहले साल आपने फ़ंड ले लिया 10 लाख रुपये का, लेकिन आप यूज़ 6 लाख रुपये कर रहे हो, तो भैया कैपिटलाइजेशन आपको भी मतलब ठीक है। तो आप सोचो कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 लाख का है, 10 लाख का 10% आप बता दोगे कि 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट है, तो ये जो 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट है वो क्वालिफाई एसेट इस 6 लाख रुपये में ऐड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा 1 लाख रुपये इस 6 लाख के क्वालिफाई एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये रीज़न यहाँ बताया गया है कि आप फ़ंड ले रहे हो 10 लाख रुपये का, लेकिन इस फ़ंड में से खर्चा आप सिर्फ 6 लाख रुपये का कर रहे हो, यानी कि 6 लाख की आप क्वालिफाई एसेट ले रहे हो। और तो ऐसे केस में आप कैपिटलाइज भी उतना करोगे जितना आप फ़ंड का यूज़ करोगे, यानी कैपिटलाइजेशन भी उतना ही होगा जितना आप फ़ंड का यूज़ करोगे। अगर कोई फ़ंड अनयूटिलाइज रह जाता है, तो उसका कैपिटलाइजेशन भी आप नहीं कर सकते, यानी कि जो फ़ंड आपने लिया है उस चीज़ को यूज़ करो, पूरा यूज़ करो, एक्सपेंडिचर करो, उसको पूरा खर्च करो। तो ऐसे केस में यानी कि कंपनी कह रही है कि जो मेरा 4 लाख है ना वो मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, 4 लाख क्या है मेरा बैंक अकाउंट में पड़ा है, इसका मतलब क्या है, क्या ये पैसा यूज्ड है? नहीं भैया, ये पैसा यूज़ नहीं है, ये 4 लाख रुपये क्या है, अनयूज्ड है, अनयूटिलाइज्ड फंड है। तो ये अनयूटिलाइज्ड फंड है, ये क्या हो गया, अनयूटिलाइज्ड फंड है। तो अनयूटिलाइज्ड फंड है तो आप इसकी कैपिटलाइजेशन भी नहीं कर सकते। कंपनी कहती है अगर आपने पैसे 10 लाख रुपये पहले साल आपने पैसा, तो आपने पहले साल पैसा 10 लाख रुपए क्यों लिया जब आपको ज़रूरत थी 6 लाख रुपए की थी। इंडिया 23 ये बोलता है कि आपने पहले साल पैसा 10 लाख रुपए क्यों लिया जब आपको खर्चा सिर्फ 6 लाख रुपए करना था। तो इट मीन्स जितना आप खर्चा करोगे उतना ही आपको कैपिटलाइजेशन मिलेगा। तो यानी कि ये 6 लाख रुपए का, तो आपने खर्चा कितना करा भैया, 6 लाख रुपए, तो 6 लाख के हिसाब से आपको इंटरेस्ट का कितना है, 6 लाख मतलब 60,000 रुपये। तो ये 60,000 का पैसा ही किसमें कैपिटलाइज हो जाएगा, इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ देखें तो कैपिटलाइजेशन कितना होगा, कैपिटलाइजेशन होगा 6 लाख की कॉस्ट थी, क्वालिफाई एसेट की कॉस्ट थी, इसमें ऐड हो जाएगा बोरोड कॉस्ट कितना हो जाएगा, 60,000, 6,60,000 रुपये क्या हो जाएगा इसके, और इसमें कैपिटलाइज हो जाएगा। और जो बच गए 4 लाख का वो अनयूटिलाइज फंड है, वो आपका बोरिंग कॉस्ट उस 4 लाख के इंटरेस्ट पे, यानी कि 40,000 का वो कहाँ डालो आप, जो 4 लाख रुपये जो आपका अनयूटिलाइज रह गया, आपने उसका यूज़ नहीं करा क्वालिफाई एसेट को ख़रीदने में, आपने फ़ंड ले लिया लेकिन क्वालिफाई एसेट का वो ख़रीदा नहीं है, तो इस 4 लाख पे जो कॉस्ट है यानी कि 40,000 रुपये, ये इसकी बोरोइंग कॉस्ट को आप इसमें क्वालिफाई एसेट में कैपिटलाइज ना करके P&L में रिटर्न राइट ऑफ करो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतनी स्टोरी। अब सपोज़ करो कोई बच्चा ये बोलेगा सर हमने 10% डिबेंचर ले लिया 10 लाख रुपए का, लेकिन क्वालिफाई एसेट क्या है, हमने नहीं खरीदी नहीं, लोन तो ले लिया भैया 10 लाख रुपए, लेकिन उस साल हमने क्वालिफाई एसेट कोई ख़रीदा ही नहीं, तो बताओ क्या कुछ कैपिटलाइज होगा इस क्वालिफाई एसेट में? आंसर इज नो, कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। तो यानी कि पूरा कि 10 लाख पे 10% का जो इंटरेस्ट है यानी कि 1 लाख, ये पूरा का पूरा कहाँ से जाएगा, ये पूरा का पूरा P&L में रिटर्न ऑफ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला है स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडिया 3, पहला स्टेज है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। पहला स्टेज 1 कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, स्टेज 2 सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, स्टेज 3 सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कि कैपिटलाइजेशन होना बंद हो जाएगा। यानी कि इस कैपिटलाइजेशन हो रहा था लेकिन बीच में काम रुक गया, तो इस वजह से वो उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा कि नहीं है अभी कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। जितना मंथ काम नहीं हुआ उतना मंथ उसका सस्पेंशन हो जाएगा, उसका कैपिटलाइजेशन नहीं हो जाएगा।
पहला commencement of capitalization. As per the provision of Index 23, all the conditions should be satisfied for the capitalization of borrowing cost. कि कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट होगा, जो बोरिंग कॉस्ट की जो कैपिटलाइजेशन है कब से स्टार्ट होगा, उसकी पहली कंडीशन मैंने आपको समझाया, एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड आउट ऑफ ए बोरिंग फंड, यानी कि जो आपने बोरो करा पैसा तो ले लिया लेकिन उसका भैया यूज़ भी तो करो, क्वालिफाइड एसेट को खरीदने में खर्च भी तो करो. इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट द बोरिंग कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड और विच इज़ अनयूटिलाइज फंड शुड बी रिटर्न ऑफ इन P&L अकाउंट. जो पैसा अनयूटिलाइज रहा आपने उसको इनकर्ड नहीं करा तो उस पैसे को कहाँ राइट ऑफ करो, P&L में राइट ऑफ करो. ठीक है. और जिसका यूज़ आपने कर लिया, अगर आपने पैसे का यूज़ क्वालिफाइड एसेट को खरीदने में कर लिया तो जितना खर्चा करा आपने, जितना एक्सपेंडिचर करा है उसकी कॉस्ट को आप क्या कर दो, उस बोरिंग को उतनी बोरिंग कॉस्ट की कॉस्ट को आप क्वालिफाइड एसेट में ऐड कर दो. आई होप आपको पहला कंडीशन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा. आइए दूसरी कंडीशन को आगे बढ़ाएं. कंडीशन 2 चल रहा है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन के बारे में. ठीक है. आइए इसका सेकंड पॉइंट आप समझते हैं. सपोज करो सेकंड पॉइंट क्या है, मैं पहले ले लेता हूँ. यहाँ लिखा है कि इंटरेस्ट कॉस्ट, सेकंड कंडीशन है, शुड बी एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए. ठीक है. आइए समझते हैं. मान लो ये बैलेंस शीट है, किसी कंपनी का बैलेंस शीट हुआ, उसमें 10% का डिबेंचर है, कितना, 10 लाख का. क्वालिफाइड एसेट हमने खरीद ली 11 लाख की. आप सोचोगे सर फंड है हमारे पास 10 लाख रुपए और आप क्वालिफाइड एसेट यानी कि खर्चा कर रहे हैं, इस फंड का यूज़ करके अब 11 लाख कहाँ से आ गया, हमारे पास फंड तो सिर्फ 10 लाख रुपए, 11 लाख आ गया. 11 लाख का आपने खर्चा कर लिया. ऐसा हो सकता है ना भाई कि क्या पता कंपनी के पास खुद 1 लाख रुपए हो, 1 लाख रुपए खुद कंपनी के पास हो तो कंपनी ने खुद 1 लाख रुपए लगाकर उस क्वालिफाइड एसेट को खरीद लिया हो. कैसे सर, तो सोचो 10 लाख का तो उसने खुद लोन का पैसा यूज़ कर लिया, ये 10% डिवेंचर का यूज़ कर लिया. 1 लाख की जहाँ बात है, 1 लाख की जहाँ बात है उसने कहाँ से लिया होगा. सपोज करो रिटेन अर्निंग, ये कंपनी के पास ऑलरेडी क्या हुआ, रिटेन अर्निंग हो. रिटेन अर्निंग का मतलब शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर का पैसा यूज़ कर लिया हो. ठीक है. 10 लाख का तो लोन ले लिया, 1 लाख का रिटेन अर्निंग होगा, यानी कि शेयर होल्डर फंड का पैसा यूज़ कर लिया. तो सर तो यहाँ तो अगर सोचो, ठीक है ये बात समझ में आ गई. तो सर हमने 10 लाख का हमने फ़ंड लिया था, 11 लाख की क्वालिफाइड एसेट ले लिया, तो क्या हम इस पे लगा दे, इस पे यानी कि आप कितने का बोरोइंग कॉस्ट को चार्ज कर दें, क्या 1,10,000 की बोरोइंग कॉस्ट को चार्ज कर दें, ये बोरोइंग कॉस्ट इस क्वालिफाइड एसेट में ऐड कर दें. आंसर इज नो. बोरोइंग कॉस्ट कितनी ऐड होगी, हमने फ़ंड कितना लिया, 10 लाख रुपये. ठीक है. 10 लाख रुपये का फ़ंड लिया, यानी कि इंटरेस्ट बनता कितना है, 1 लाख रुपये. 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन आप ऐड कितना कर रहे हो, 1,10,000 रुपये ऐड कर रहे हो. तो ऐसा क्यों, हम जितना बोरिंग कॉस्ट होना चाहिए उतना बोरिंग कॉस्ट से ज़्यादा हम इस क्वालिफाइड एसेट में कैपिटलाइज कर रहे थे, लेकिन क्यों नहीं कर सकता हम, 1,10,000 रुपये क्यों नहीं कर सकते. तो ये 10,000 का भी तो एक कॉस्ट है. जो हमने 1 लाख रुपये हमने जो रिटेन अर्निंग का पैसा लगाया, ये जो 1 लाख रुपये का हमने जो रिटेन अर्निंग का पैसा लगाया, इस पर भी तो बोरोइंग कॉस्ट लगता होगा. और ये बोरोइंग कॉस्ट कितना आ रहा था इसके अंदर, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है ना. तो यानी कि ये इसी 1 लाख का 10% मान लो इसी का बोरोइंग कॉस्ट है. तो ये बोला गया कि रिटेन अर्निंग यानी कि जो इक्विटी शेयर का पैसा है, जो आपके पास कंपनी का खुद का पैसा है, पहली बात ये आपका खुद का है. और इस इंडिया 23 में मैं पहले बता दिया था कि इस शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से जो भी पैसा है इसकी जो कॉस्ट आती है, ये बोरिंग कॉस्ट क्या होती है, बोरिंग कॉस्ट होती नहीं है. दूसरी बात बोरिंग कॉस्ट होती नहीं है. दूसरी बात ये क्या है, ये एक नोशनल कॉस्ट है. हम अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं, कि बाहर से पैसा तो ले नहीं रहे.
तो हम खुद के पैसा लगा रहे हैं, तो ये क्या नोशनल कॉस्ट हो गया। नोशनल कॉस्ट बोल लो या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल लो या डीम्ड कॉस्ट बोल लो, ठीक है, तो नोशनल कॉस्ट हो गया। तो इंडेक्स 23 भी ये बात कहता है कि जो नोशनल कॉस्ट होता है हम इसको कॉस्ट मानते ही नहीं, ये बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट है ही नहीं। नोशनल कॉस्ट इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। तो ये बोला गया कि इंटरेस्ट कॉस्ट वो होगा जो भी एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए, यानी कि नोशनल कॉस्ट हम नहीं मानेंगे, जो बोरिंग कॉस्ट होगा वो शुड भी एक्चुअल कॉस्ट होगा, जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा शुड भी एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए। आई होप आपको आ गया होगा समझ में कि इसी वजह से हम ये नोशनल कॉस्ट जो इसमें जो 10,000 रुपये का जो नोशनल कॉस्ट है हम इसको नहीं लेंगे। तो यानी कि सर ऐड कितना, अब क्वालिफाइड एसेट 11 लाख की है तो इसमें कितने का बोरिंग कॉस्ट ऐड होगा, तो जवाब है पूरा 1 लाख रुपये का। तो यानी कि क्वालिफाइड एसेट है 11 लाख की, प्लस इसमें कर दो बोरिंग कॉस्ट ऐड कर दो 1 लाख का, टोटल हो गया 12 लाख का। क्या होगा, इसमें कैपिटलाइज कर दिया हमने पूरा। तो इससे ये करक्स निकला कि जो नोशनल कॉस्ट है वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, वो हमारा नोशनल कॉस्ट है, तो इसी वजह से ये इंटरेस्ट ये बोरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। तो इससे एक क्रक्स निकला, एक फॉर्मूला निकला कि एक्सपेंडिचर और बोरोड फंड विच एवर लेस होगा इज लेस, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा बोरोइंग, उतना ही हम बोरोइंग उसी बोरोइंग फंड पे हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतनी बात, ठीक है। आइए इसका अगला पॉइंट समझते हैं क्या है। माफ़ करना भैया थोड़ा जुकाम है, आपको दिख रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल कॉस्ट, नोट इट मीन्स दैट द नोशनल इंटरेस्ट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज इन केस एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइड एसेट बिकम मोर देन, जो क्वालिफाइड एसेट पे जो खर्चा आपने किया फंड से ज़्यादा कर दिया, मोर देन द बोरोइंग फंड, देन वी कैन नॉट कैपिटलाइज द बोरोइंग फंड ऑन एक्सेस एक्सपेंडिचर मेड आउट ऑफ ए शेयर होल्डर फंड। जो शेयर होल्डर फंड से जो 1 लाख रुपए का हमने ज़्यादा पैसा खर्चा करा था, उस 1 लाख पे जो 10 मान लो 10% है, 10,000 रुपये का जो नोशनल इंटरेस्ट है उस पर हमें उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए एक तरह का मैंने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया, इसका नाम है शॉर्टकट फॉर मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन, कि कितना हम कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ अ बोरो फंड और एक्सपेंडिचर जो भी कम हो उतना। फॉर्मूला कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपना खुद दिमाग लगाएं, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाएं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 3 बोलता है पहला स्टेज का पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया, तीसरा कंडीशन हो गया, यानी कि तीनों होना चाहिए तभी जाके हो गया। बोलता है कि एक्टिविटी नेसेसरी एक्टिविटी शुड बी कंटिन्यूस कंटिन्यूएशन शुड बी कंटिन्यूएशन, यानी कि जो एक्टिविटी उसमें कुछ ना कुछ चलनी चाहिए। सपोज करो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमने ले ली, बिल्डिंग का काम क्या होना, वर्किंग कैपिटल चलता रहना चाहिए, काम चलता रहना चाहिए, तभी आप जो है बोरोइंग कॉस्ट जो बिल्डिंग को बनाने के लिए जो आपने फंड लिया उसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो आपकी कैपिटलाइज होते रहेगी। सपोज करो कि हमने काम करा, फिर बीच में कुछ गैप हो गया, सस्पेंड हो गया, फिर काम करा, बीच में कुछ गैप हो गया, फिर काम करा, फिर बीच में गैप हो गया। तो ऐसे में मान लो 2 महीने का यहाँ गैप हो गया, 2 महीने का यहाँ गैप हो गया, तो यहाँ जो सस्पेंशन, इसको बोलते हैं सस्पेंशन का केस, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कि काम जो रुक गया इस वजह से हम अपना क्या कर देंगे, कैपिटलाइजेशन का काम भी क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो इस टॉपिक की बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका स्टेज 2 है तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो ये एक्टिविटी है ये इसके बारे में सपोज करना है। ये सपोज करो ये एक बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग का बोला गया कि एक्टिविटी चलनी चाहिए। एक्टिविटी चलने से मतलब है कि अगर आप काम होता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि काम रुक गया हो 5 साल, कोई काम को बनने में मान लो 6 महीने लगता है, लेकिन काम करने वाला बंदा क्या बोल रहा है कि अभी काम चल रहा है, फिर 1-2 महीने के लिए काम छोड़ दे, फिर काम चल रहा है, फिर 1-2 महीने का काम छोड़ दे, यानी कि जो काम 6 महीने में बनना चाहिए उसको आप
पूरा 1 साल लगा रहे हो, 1 साल से ऊपर लगा रहे हो, तो फिर तो वो तो क्वालिफाई टाइम टेकिंग एक्टिविटी होगी, या फिर आप उसको तो क्वालिफाई एसेट बोलोगे। तो बोलता ना ना ऐसा नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग, ऐसा नहीं है कि इस पर लेबर काम कर ही रहे हैं, लेबर अगर काम करेंगे तभी हम मानेंगे कि भैया काम चल रहा है। सपोज़ करो कि इस बिल्डिंग में कुछ डिज़ाइन का काम चल रहा है, कोई ड्राइंग का काम चल रहा है, ठीक है, डिज़ाइन चल रहा है, डिज़ाइन बनाना है, कुछ ड्राइंग रूम का कुछ काम चल रहा है, यानी कि कोई एक्टिविटी चल रही है। लेकिन ये एक्टिविटी कैसी है, ये एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी ना होकर के, यानी कि लेबर एक्चुअल में लेबर आया नहीं, लेबर वेबर ना लगे हैं एक्चुअल में, ये एक्टिविटी फिजिकल, ये क्या कैसा एक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का एक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का एक्टिविटी है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है डिज़ाइन क्या होगा इसके बारे में बात हो रही है। कुछ इसके बारे में मान लो 2 महीने इसी काम में लग गए, तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का एक्टिविटी है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि फिजिकल एक्टिविटी ही होना चाहिए, यानी कि लेबर होंगे या फिर कुछ मशीनें होंगी तभी हम मानेंगे कि बिल्डिंग में एक्चुअल में काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर उसमें कुछ डिज़ाइन चल रहा हो, ड्राइंग का काम चल रहा हो कि किस तरीके से इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इस तरीके की एक्टिविटी को एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की एक्टिविटी बोलते हैं। और ये भी माना जाएगा कि ये काम चल रहा है, ये काम क्या है, चलते हुआ नेचर का है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट आप समझते हैं। द नेसेसरी एक्टिविटी दैट आर रिक्वायर्ड, यानी कि कंडीशन नंबर 3, द नेसेसरी एक्टिविटी दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ क्वालिफायर शुड रिमेन कंटिन्यूशन। दिस एक्टिविटी में भी फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है, फिजिकल भी हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का भी हो सकता है। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। इंडिया 23 का है, इसमें बोला गया है कि बोरोड फंड है 10 लाख रुपए का, जो हमने 1/4/2017 को बोरोड करा। एक्सपेंडिचर हमने करा 7 लाख रुपए का, यानी कि इस बोरोड फंड का हमने 10 लाख में से 7 लाख का कर दिया। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि सपोज़ करो कि हमने कुछ लोन ले किसी एक बैकवर्ड एरिया में, क्या गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ आप हमारे बैकवर्ड एरिया में अच्छा काम फैक्ट्री लगवा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको क्या कर देते हैं, इसके ग्रांट दे देते हैं, जितना भी आपने खर्चा करा उसमें हम कुछ ग्रांट दे देते हैं। तो ग्रांट दे देते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट ने हमें कोई ग्रांट दे दी तो इससे क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। ये अब हम IPCC में भी करते हैं, इसमें भी सेम ही है, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। तो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले जो हमें क्या निकालना है, इसमें इंडिया 23 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट कितनी होगी, कितना कैपिटलाइजेशन उस कॉस्ट में ऐड करेंगे और कितना P&L में जाएगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। यहाँ मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, स्टेटमेंट जो शो कर रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ये स्टेटमेंट शोइंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। हमने टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितना हो रहा है, टोटल बोरोइंग कॉस्ट हमने 10 लाख का लिया, कितने % के हिसाब से, सपोज करो ये जो बोरोड फंड है एट द रेट 10% के हिसाब से, कितना है 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से कितना हो गया, 1 लाख रुपये का हो गया, ठीक है। 1 लाख रुपये का क्या हो गया, टोटल बोरोइंग कॉस्ट हो गया। अब हमने खर्चा कितना कर दिया, खर्चा कर दिया हमने कितना, 7 लाख का। तो ठीक है, जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 7 लाख का। ये 7 लाख का लेकिन कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये 1/5 से लेकर के 1/5 से लेकर के 17 से लेकर के टू कब तक, देखो जो हमने 7 लाख का खर्चा करा था, 7 लाख का खर्चा कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद जब हम खर्चा कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस खर्चे पे हमें ग्रांट दे दिया। तो ग्रांट दे दिया तो 7 लाख का जब हमने खर्चा करा था तो हमें कितने का मिल गया, 2 लाख का ग्रांट मिल गया। तो हमारी कॉस्ट कितने की पड़ी, 5 लाख की कॉस्ट पड़ गई, क्योंकि 2 लाख से तो हमारी जो कॉस्ट थी वो कम हो गया, ठीक है, कम हो गई। लेकिन ये जो 7 लाख का है खर्चा हमने 1/5 को करा था, लेकिन ग्रांट जो मिला है हमें वो बाद में मिला है, 1/9 को मिला है। तो इसकी जो कॉस्ट है,
इतने दिनों के बीच तक हमें लगाना पड़ेगा ना, हमें इसका इतने 1/5 से लेके 1/9 तक के बीच का हमें ये पता करना पड़ेगा कि बोरोइंग कॉस्ट कितना बनता है। तो 1/9/2017 तक की बोरोइंग कॉस्ट कितनी होगी, ये अगर आप करेंगे तो ये निकलेगा कितना 4 मंथ। ठीक है, ये आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 लाख। ठीक है, ये करेंगे आप तो 20, तो इसका आंसर आएगा 23।